हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की ये एनसीईआरटी है पॉलिटी में। तो ये एनसीईआरटी है, इसका नेम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ठीक है, इसका टाइटल है ये। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा कि इसमें एनसीईआरटी क्या कहती है और कैसे ये हमारे पॉलिटी के फाउंडेशन के लिए जरूरी है, यूपीएससी के लिए। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ठीक है, कि व्हाई डज ए सोसाइटी नीड्स ए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता। ठीक है, इट लेज डाउन द बेसिक रूल्स। ठीक है, फंडामेंटल रूल्स, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, इट लेज डाउन द रूल्स ऑफ गवर्नेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, के पावर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, उसके क्या रूल्स होंगे। ठीक है, गवर्नेंस कैसे रहेगी, वेयर हाउ द गवर्नमेंट विल वर्क, हाउ द गवर्नेंस विल बी कैरिड आउट। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन तीन काम करता है। ठीक है, तीन काम है कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला क्या है, फर्स्ट इज दैट, ठीक है, इट क्रिएट्स ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन इन द सोसाइटी। कि ट्रस्ट बनेगा, कोऑर्डिनेशन बनेगी सोसाइटी में। क्योंकि देखो, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, सबको एक कॉमन फ्रेमवर्क देता है कि इसके अकॉर्डिंग वी हैव टू वर्क, इसके अकॉर्डिंग वी हैव टू, मतलब हमें अपना नेशन इस तरीके से चलाना है अकॉर्डिंग टू दिस कॉमन फ्रेमवर्क। ठीक है, इससे क्या होता है, ट्रस्ट बनता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंक्शन है। सेकेंडली, इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, देखो, पावर विदाउट एनी लिमिट्स कैन लीड टू मिसयूज। ठीक है, तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या करता है, लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ट्रस्ट क्रिएट करता है, लिमिट करता है पावर को। और द थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नॉट जस्ट ऑर्डर। कैसे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है कि कोई, अब जैसे मान लो कोई एज ओल्ड प्रैक्टिसेस है या कुछ और है जो हमें ह्यूमन ह्यूमन के लिए जरूरी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना फ्रेमवर्क कैरी आउट करना है। हमें अपना फ्रेमवर्क उसके अकॉर्डिंग डेवलप करना है, ना कि कोई और किसी और बेसिस पे। तो ये हमें ट्रस्ट का बेसिस देता है, लिमिट करता है गवर्नमेंट की पावर को। ठीक है, और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, और इससे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को लीड किया। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज बनी थी, उसके अंदर थी एक ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो दिस बेसिकली के इसमें फिर कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड दिए गए कुछ, कि कैसे हमारी डेमोक्रेसी प्रोटेक्टेड रहे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, बहुत ही डिबेट्स एंड डिस्कशन के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया गया है, जिसको 2 साल से ऊपर बनने का टाइम लगा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और अब देखो, जो लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत के अंदर पहले चैप्टर्स में स्टार्टिंग में यही दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसके लिए कौन कौन सी कमेटीज थी। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक जो आइडियाज हैं वो हम अनदर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, कि जिसके ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, किसी भी गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है, वो अगर वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड बनी है गवर्नमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो अपना गवर्नेंस चलाती है, तो वो उसकी लेजिटिमेसी लेजिटिमाइज करता है उसको, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो अब इसके अंदर क्या है, सेकंड जो चैप्टर है वो आता है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन इन मतलब इन डेमोक्रेसी अपना एक क्वेश्चन सेंट्रल होता है। ठीक है, कि व्हाट राइट्स डू सिटीजंस हैव अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, अब देखो, फंडामेंटल राइट्स लिबर्टी इक्वालिटी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं तुम लोगों को। जैसे उस अनदर वीडियो में मैंने जो पॉलिटिकल थ्योरी में बताया था कि राइट आर नॉट जस्ट मॉरल क्लेम्स, दे आर लीगली एनफोर्सेबल। कि ये लीगली एनफोर्सेबल होते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि विदाउट लीगली एनफोर्सेबल राइट्स हैव नो मीनिंग। ठीक है,
तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी को हमारे प्रोटेक्ट करते हैं। अगर राइट्स वायलेट होते हैं तो सिटीजन्स कैन अप्रोच कोर्ट। ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्लियरली कहा भी था, ठीक है, कि राइट्स आर मीनिंगफुल ओनली व्हेन बैक्ड बाय लीगल रेमेडीज। दैट इज व्हाई राइट्स आर कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एनसीईआरटी का, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। इलेक्शंस एंश्योर रिप्रेजेंटेशन एंड लेजिटिमेसी। ठीक है, कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं तभी वो गवर्नमेंट जो है लेजिटिमेट है। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये कि इलेक्शन को फ्री एंड फेयरली कंडक्ट करवाना कंट्री के अंदर। ठीक है। तो जो भी पॉपुलर होगा, पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी विल बिकम्स द अथॉरिटी। अब इलेक्शन के रिजल्ट को डिसाइड करने के बहुत सारे सिस्टम होते हैं। ठीक है। बहुत टाइप के इलेक्शंस होते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है। किसी में क्या होता है कि मेजोरिटी, मान लो अपने इंडिया में क्या होता है कि अगर मान लो थ्री कैंडिडेट थे जिन्होंने वोटिंग में मतलब इलेक्शन में खड़े हुए, पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट वोटर को सबसे ज्यादा वोट मिले। ठीक है। तो ये क्या हो गया, विनर हो गया। अब फर्स्ट पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले, इनको 35% मिले, मान के चलो। ठीक है। और बाकी जो 75% है, मतलब इनको 40 मान लो, चलो इसको 40% मान लिया, इनको 30% मान लिया हमने। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये 1 नंबर कैंडिडेट जो है विनर हो जाएगा क्योंकि उसको 40% सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। पर लेकिन ओवरऑल मेजोरिटी तो 50% +1 होती है ना। अगर मान लो टोटल वोट 100 गिरे हैं तो उसके अंदर से 50 वोट +1 आएगा तो ओवरऑल मेजोरिटी आएगी। तो कई जगह क्या होता है कि ओवरऑल मेजोरिटी के बेस पे भी इलेक्शन होते हैं। और हमारे यहाँ क्या, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जो पहले सबसे आगे निकल गया, 40% वोट मिल गए तो वो विनर है। तो इलेक्शन हमने कौन सा चूज किया है, कैसे किया है, उसके क्या क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ठीक है। कोई डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है जिसके अंदर के सारे सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं लॉ बनाने में। ठीक है। हमारे में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जिसके अंदर क्या है कि हमारे जो सिटीजन्स ने वोटिंग करके जो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं, वो मिलके वो कानून बनाएंगे। ठीक है। लॉ मेकिंग अथॉरिटी उनके पास होगी। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। ठीक है। तो ये है इलेक्शंस का चैप्टर। ठीक है। राइट्स आए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या क्या हुआ, उसमें क्या कमेटीज थी, राइट्स आए, उसके बाद इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद फोर्थ चैप्टर उसके अंदर है एग्जेक्टिव का। ठीक है। अब उसके अंदर क्या, मेरी बात सुनो, जो पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड उसके बाद क्या होता है, जुडिशरी। ठीक है। ये पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है। मीडिया को भी बोलते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को वर्क करने के लिए ये डेमोक्रेसी के अपने मेन 3 वो पिलर्स होते हैं। ठीक है। ये इनफॉर्मली बोलते हैं कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जो फोर्थ चैप्टर, उसमें एक चैप्टर है जो वो है एग्जेक्टिव पे है। एग्जेक्टिव क्या बोलते हैं, जो एग्जेक्टिव का काम क्या होता है, लेजिस्लेचर जो बनती है वो हमने इलेक्शन कंडक्ट हुए उसके अंदर से जो चुने गए वो लेजिस्लेचर का पार्ट होंगे, पार्लियामेंट का पार्ट होंगे, वो सब पार्लियामेंट के मेंबर बन गए। ठीक है। जो कि लोकसभा राज्यसभा में मेंबर बन गए वो लेजिस्लेचर हो गया अपना। ठीक है। उसके बाद उसमें से जो पॉपुलर पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी, तो वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है। तो जो वो गवर्नमेंट बनाती है उसके जो मेंबर्स होंगे, जो गवर्नमेंट में अलग अलग मिनिस्टर्स होंगे, तो वो क्या होंगे, एग्जेक्टिव का पार्ट होंगे, जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को और पॉलिसीज को। लॉज और पॉलिसीज लॉज बनाते हैं लेजिस्लेचर, जिसके अंदर सब लोग वोट करते हैं। अगर मान लो 550 मेंबर्स हैं तो सब उसमें वोट करेंगे, तो जब मेजोरिटी होगी तो वो लॉ पास हो जाएगा, वो लॉ बन जाएगा। अब लॉ को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी किसकी होती है, वो होती है एग्जीक्यूटिव की। ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर क्या होता है कि प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इनकी क्या क्या पावर हैं, इनको सिलेक्ट करने के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, वो सब कुछ लक्ष्मीकांत में प्रॉपर इन सब पे चैप्टर्स दिए गए हैं, वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है।
अभी इनके पीछे फंडामेंटल क्या है, कैसे वो बनते हैं, इसके पीछे थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट्स को आपको एनसीईआरटी से समझना है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी इन डेप्थ में वहाँ उस लेक्चर्स में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, पर एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तब तुम उनको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इज द लाइक एम ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है। ठीक है, जो अपना प्रेसिडेंट है इंडिया में वो नॉमिनल हेड है, तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज इन इंडिया विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, इसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, इसीलिए हम प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेजिस्लेचर। इन a democracy laws must be made by elected representatives। ठीक है, parliament has two houses, lok sabha and rajya sabha। I have already told about you this। ठीक है, a parliament make laws। ठीक है, लॉज बनाती है पार्लियामेंट। ठीक है, पॉलिसीज पे डिबेट करती है, और जो लेजिस्लेचर है वो कंट्रोल करती है एग्जेक्टिव को, कि एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, जो गवर्नमेंट बनाई है जिस पॉलिटिकल पार्टी ने, ऐसा तो नहीं है वो अपनी मर्जी चला रही है सिर्फ। तो जो ओपोजिशन पार्टी होती है, जो वो भी लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, तो वो लोग फिर इनको अकाउंटेबल होल्ड करते हैं। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर को। ठीक है, तो लेजिस्लेचर एक्ट एज ए लिंक। जो लेजिस्लेचर है वो लिंक का काम करती है, किसके बीच में, सिटीजन्स के बीच में एंड गवर्नमेंट के बीच में। तो जो ये लिंक का काम करती है अपनी लेजिस्लेचर, ये अपनी डेमोक्रेसी की बैकबोन है। ठीक है, जुडिशरी, चैप्टर 6 इज द जुडिशरी। देखो ध्यान से समझो, व्हाट इफ गवर्नमेंट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया गवर्नमेंट ने, तो कौन प्रोटेक्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को? जुडिशरी प्रोटेक्ट्स इट। ठीक है, जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉ। जुडिशरी क्या करेगी? इंटरप्रेट करती है लॉ को। ठीक है, वेदर इज इट शुड नॉट बी वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोटेक्ट्स अवर राइट्स, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और ये इंश्योर करती है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ है तभी डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने जो बोल दिया वो ही होगा, ऐसा नहीं। रूल ऑफ लॉ है हमारे इंडिया के अंदर। तो जो उस रूल ऑफ लॉ को इंश्योर कौन करती है? जुडिशरी। जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का। ठीक है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। जुडिशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। इसके अंदर और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, बैलेंस रखना एक्टिविज्म में एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है, दैट इज वाई जुडिशरी इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। ठीक है, अब जुडिशरी, हमारी जुडिशरी में और वेस्टर्न कंट्रीज की जुडिशरी में क्या फर्क है? यूएस की सुप्रीम कोर्ट एंड इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में क्या फर्क है? कितना पावर्स में फर्क है? उनका नेचर क्या है? उनका नेचर क्या है? ये सब इन डेप्थ पढ़ेंगे हम। एनसीईआरटी में बेसिक्स समझो आप, जल्दी जल्दी क्लियर करो, जल्दी जल्दी और आराम से भी। इंडिया इज ए लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री। इंडिया जो है लार्ज और डाइवर्स कंट्री है, वी ऑल नो अबाउट दिस। तो जो चैप्टर 7 है वो फेडरलिज्म के बारे में बात करता है। अब देखो फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म, फेडरलिज्म जो है वो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब हमारा जो फेडरलिज्म है, इंडिया का फेडरलिज्म एंड वेस्टर्न फेडरलिज्म इज आल्सो डिफरेंट लाइक अवर सेक्युलरिज्म। इंडियन एंड वेस्टर्न फेडरलिज्म, कई तरह के फेडरलिज्म होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो यूएसए है। यूएसए में अगर 50 स्टेट्स हैं, तो 50 स्टेट्स के पास इक्वल, सबके पास इक्वल पावर्स हैं, चाहे वो कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा स्टेट है। ठीक है, तो वो भी फेडरलिज्म है, ऐसा नहीं है वो फेडरलिज्म नहीं है। ठीक है, तो इंडिया का फेडरलिज्म कैसे डिफरेंट है, कैसे नहीं है, इसके ऊपर भी लक्ष्मीकांत के अंदर डिटेल के अंदर चैप्टर है। अब अगर आपको एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो फेडरलिज्म के बेसिक्स पता लगेंगे। उन बेसिक्स को धीरे धीरे पढ़ लो 11th क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे के अकॉर्डिंग। तो पर ये जो बेसिक्स होते हैं ये आंसर राइटिंग में बहुत काम आते हैं। ठीक है, लिस्ट्स बनती हैं
पावर्स की, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं उनके ऊपर सेंटर कैन मेक लॉ, स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं उनके अंदर स्टेट कैन मेक लॉ, कॉन्करेंट सब्जेक्ट में दोनों का ही है। कोऑपरेटिव एंड फ्लेक्सिबल, इंडियन फेडरलिज्म इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म को क्वासी मतलब फेडरलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को और मजबूत करता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इन चीजों को, हमारा जो फेडरलिज्म है वो कोऑपरेटिव है और फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि 50 स्टेट है तो सबको इक्वल है, एक वोट दे दिया, ऐसा नहीं है। हमारा फ्लेक्सिबल है, कोऑपरेटिव है। तो ये हम बैलेंस करते हैं यूनिटी को डाइवर्सिटी के साथ, कि डाइवर्सिटी भी मेंटेन रहे, सबको अपनापन अलग अलग अपना भी मेंटेन कर पाए और यूनिटी को भी मेंटेन कर पाए हम लोग। ठीक है, उसके बाद आता है लोकल गवर्नमेंट्स पे चैप्टर। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स के लिए हमने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड पावर्स टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वो दिया गया स्टेटस, के मतलब कि उनको प्रेफर वो मिल गया रिकॉग्निशन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू लोकल गवर्नमेंट्स को। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट्स है वो डिसेंट्रलाइजेशन है। अब इतना बड़ा कंट्री है, अपना वास्ट कंट्री है, तो उसके लिए अलग अलग जगह के अलग अलग नीड्स। अब पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है। तो जो भी स्टेट हैं, सब स्टेट्स के अपने अपने सिचुएशंस हैं, अपने अपनी कंडीशंस हैं। ठीक है, तो उन कंडीशंस को समझना के लिए लोकल गवर्नमेंट्स बहुत जरूरी है। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, डेलीगेट किए जाती हैं पावर्स उनको, ताकि हमारी डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी बन सके। ठीक है, अब जो ये लोकल गवर्नमेंट्स हैं ये डेमोक्रेसी को पीपल तक लेके पहुंचते हैं, कि भैया डेमोक्रेसी वहां तक रूट्स मजबूत होती है। ऐसा नहीं है टॉप डाउन अप्रोच है, लेकिन नीचे से भी वो लोग ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन द लोकल पार्टीज, लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 9 है, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, शुड ए कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो एक डिबेट, एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, शुड ए कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन अनचेंज्ड फॉर एवर, क्या बिल्कुल एकदम रिजिड कर दो। ठीक है, ये भी डिबेट्स होती हैं, कई जगह रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। हम हमारा जैसे इंडिया का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिशर्स का, जो ब्रिटिश है उनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो रिटर्न भी होता है, अनरिटन भी होता है। किसी का छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर इतने सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, अब वो भी चीजें आपको पता है अमेंडमेंट्स होती हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था 73rd 74th अमेंडमेंट की, ऐसी तरीके से इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है कि उसको अमेंड कर सकते हैं। अब अमेंड कितना कर सकते हैं, क्या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए क्या दिया गया है, कि कितना फ्लेक्सिबल है, टू हाउ मच फ्लेक्सिबल इट इज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाउ मच रिजिड इट इज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लक्ष्मीकांत के चैप्टर में। ठीक है, उसमें क्या आएगा कि कितने टाइप ऑफ अमेंडमेंट होती हैं, अगर हमें कौन से पार्ट को अमेंड करना है तो हमें ये वाली मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, इसके लिए ये वाली मेजोरिटी चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत इजीली समझ आएंगी आगे। इसमें बस इतना ही है एनसीईआरटी में, कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, हम अडेप्टेशन करते हैं जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं टाइम के साथ, अमेंडमेंट्स इंटरप्रिटेशन चेंज होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेलेवेंट रहता है। ठीक है, एक डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन के ये फायदे हैं। ठीक है, कोर को, our core is always the same, basic structure always remains the same. Philosophy of the constitution, sorry, the constitution is not only about institutions, ऐसा नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे मोरल विजन ऑफ इंडिया को रिफ्लेक्ट करता है।
सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की बात है, लेकिन उसके पीछे मॉरल विजन है। ठीक है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमारे प्रियम्बल के अंदर साफ साफ लिखी गई हैं वैल्यूज। ठीक है। प्रियम्बल लीगली एनफोर्सेबल है नहीं है, बहुत चीजें हैं पॉलिटी में, मजा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू अवर कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी मीट्स प्रैक्टिस। ठीक है ना। तो पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस से कनेक्ट करता है, वैल्यूज ये सारी। ठीक है। अब देखो, हमने दोनों जब डिस्कस कर दिए हैं, 11th क्लास की थ्योरी भी और लोकल गवर्नमेंट्स और ये सारी चीजें जो इसके अंदर आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क कैसे आता है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के इसके अंदर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, एंड देयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देयर आर सम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, देन देयर इज फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा फेडरलिज्म है, एंड देन देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट है, हमारी फिलोसफी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है। तो ये चीजें हैं सारी इस एनसीईआरटी के अंदर हमने डिस्कस की हैं। जल्दी से एनसीईआरटीज पढ़ लो, एंड देन वील मूव टू आवर स्टैंडर्ड बुक्स। थैंक यू। बाय।